सभी को नमस्कार और लिट चौक वालों को एक खास धन्यवाद कि मैं काफ़ी समय बाद लक्षराज जी से मिल पाया और हम दोनों को मिलने के लिए राजस्थानी हमें यहाँ मध्य प्रदेश में इंदौर आना पड़ा। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल सीट है। जैसे ही ये सेशन का नाम आया, तू है राणा का वंशज, तो पहली बार मुझे स्ट्राइक किया कि जिस शख्स को मैं ब्लैकबेरी एक फ़ोन आता था बीबीएम के ज़माने से जानता हूँ, वो एक राज परिवार से है। और मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं इनसे सवाल पूछूं, क्योंकि मैं इनको पिछले 15 वर्षों से जानता हूं और कई कॉन्वर्जेशंस ऐसी है जो प्राइवेट में है। तो आज बड़ा चैलेंजिंग होगा। अब आप ये बताइए, जैसे ही ये मेवाड़ राजघराने वाली बात आई, तो मैं आपको युवराज लक्षराज सिंह जी हुकुम, या जो मैं रोज कहता हूँ साहिब, वो कहूँ। आप जो हम सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। इस धरती पर आकर मेरे को बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और अब मैं ये विचार कर रहा हूँ कि दोस्त के साथ बैठकर चर्चा करने के लिए हाँ बोलना जो है वो अब कितना पेचीदा होने वाला है, वो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। पर जहाँ तक मेरे नाम का और मेरे संबोधन का सवाल है, लक्षराज जहाँ तक मुझे लगता है खूबसूरत नाम है, अच्छा नाम है। अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए व्यक्ति को और उस पर राज करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उससे बहुत खुश हूँ अगर उसी नाम से अगर मुझे पुकारा जाए, और आप अपनेपन से और अपने और प्यार से जो आप बुलाते हैं वो सदैव और हमेशा ही अच्छा लगता है। नहीं, ये जो आपने नाम वाली बात कही, इस पे आएंगे, क्योंकि कल जब मैंने ट्वीट किया आपकी एक फ़ोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, तो कई लोगों के उस पे कमेंट आए कि एक सवाल तो लक्ष्य और राज वाला सवाल थोड़ा बाद में, पर हम मूल प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ कई ऑडियंस है जो बिल्कुल यंग है, इनका मोस्ट ऑफ द टाइम सर मोबाइल फ़ोन पे जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैं और आप ब्लैकबेरी मैसेंजर के ज़माने से जुड़े हुए हैं, तो ये जो व्हाट्सएप का आज ज़माना आया है, इसमें महाराणा का वंशज होना कैसा है? क्योंकि अमूमन लोगों का जो ज्ञान है, जो हम बात कर रहे थे, ये युवा वर्ग थोड़ा जल्दी में रहता है। जो उस मैसेज पे आया वो ही परम सत्य है। और इसके बीच में कई तरह की कंट्रोवर्सीज, कई तरह के स्टेटमेंट होते हैं, और आप उस सब के कोर में फंस जाते हैं कि यू हैव टू डिफेंड दैट। सो हाउ इट इज़ टू बी अ महाराणा का वंशज इन व्हाट्सएप टाइम? सबसे पहले तो मेरे जहन में, मेरे दिल दिमाग में मेरे बड़े भाई की इस सोच को लेकर दो पंक्तियां आती हैं जो खुद मैं जहनी तौर पे और मन से जो है मैं खुद भी उसको बहुत मानता हूं। और कहीं ना कहीं उस जद्दोजहद के अंदर इंसान कोशिश भी करता है कि ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को लेकर एक नियंत्रण रखे। और वो पंक्तियां जो हैं बहुत खूबसूरती से इस सोच को समझाती हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो देखिए, आज की तारीख के अंदर क्या है कि मोबाइल फ़ोन को और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। और ये काम जो है हमने स्कूली दौर के अंदर खूब किया, क्योंकि एक तो दिलचस्पी पढ़ने लिखने में कम थी और नींद का थोड़ा शौक ज़्यादा था। तो इन चीज़ों को हमने बखूबी जो है हॉस्टल के ज़माने के अंदर अच्छी तरह से उस चीज़ को किया है। और जब आप बात करते हैं ब्लैकबेरी के ज़माने की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा और पीछे जाएँ। हम लोग उस युग के लोग हैं जहाँ इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन ये सारी चीज़ें नहीं थीं। और कितना अच्छा लगता था सबके साथ में बैठकर। आज भी जब हम लोग कभी खाने की मेज़ पर बैठ जाते हैं, या लोगों के साथ में या दोस्तों के साथ में या घर परिवार के साथ में बैठ जाते हैं, और 5 लोग बैठे होते हैं और पाँचों पाँचों लोग ऐसे बैठे होते हैं। और कई बार जब आप थोड़े लम्हे के लिए अपना सर ऊंचा करते हैं और ये देखते हैं कि 5 लोग बैठे तो एक साथ में हैं, पर हैं सबसे बहुत दूर। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक दौर ऐसा था जब घड़ी किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था। आज ऐसा वक्त आ चुका है कि घड़ी सबके पास है अब, और वक्त किसी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम लोगों को जो है वो तय करनी पड़ेगी। दुनिया जो है वो बहुत छोटी होती चली जा रही है, पर इंसान इंसान से दूर होता चला जा रहा है। और ये सारे सवाल हम लोगों को कहीं ना कहीं हम अपने आप से, एक दूसरे से जो है वो एक पूछने की एक आवश्यकता है। जैसे दूसरे लोग इस चीज को झेल रहे हैं, इस दौर से गुजर रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी आज के तारीख के अंदर इस परिवर्तन को लेकर अपने हित के लिए कैसे चल सकते हैं। सिर्फ सवाल कई बार इतना आ जाता है, आने वाली पीढ़ी को भी देखते हैं, हमारे अपने आप को भी देखते हैं कि क्या हम इस चीज़ का जो है, मोबाइल का जो है, हम लोग गुलाम बनने जा रहे हैं, गुलाम बन चुके हैं एक हद तक।
तो ये कहीं ना कहीं जब हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग जो है एक आज़ादी में जीते हैं, आज़ाद देश के अंदर जीते हैं, एक आज़ाद सोच के साथ में जीते हैं, कहने सुनने के लिए बहुत अच्छी लगती है, पर व्यक्तिगत तौर के ऊपर हर एक व्यक्ति को अपने आप से ये सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या वो इस मोबाइल फ़ोन से आज़ाद हैं? आज आप किसी एक व्यक्ति से उसका मोबाइल फ़ोन छीन लो, उसका क्या हश्र होता है, आप देखिए उसके हाल। एक युवा से आप अपना मोबाइल को निकाल लीजिए, अगर माँ-बाप उसके पास में पहुँच जाएँ, उसका टैबलेट या उसका मोबाइल उससे 15 मिनट के लिए लें, ये आज की तारीख में एक पनिशमेंट का विषय बन चुका है। मतलब बाप के या माँ की आँख से या बड़े या बुजुर्गों के डाँट से वो असर नहीं पड़ता है, जितना मैं तुम्हारा मोबाइल ले लूँगा। तो ये हम लोगों को खुद ने तय करना है, हर व्यक्ति ने अपने आप को तय करना है कि हम इस दौर के अंदर कहाँ जा रहे हैं। देखिए संस्कृति और ये मिट्टी जो है वो हम सभी को जो है वो बहुत प्यारी है। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं, ऐसी जगह से हम लोग आते हैं जहाँ पर हमको अपनी संस्कृति के ऊपर नाज होना चाहिए। बेशक आज की तारीख के अंदर जो है दुनिया आगे बढ़ रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पर जहाँ तक मेरा ये निजी मानना है, मेरा अपना ये सोच है कि जहाँ तक हम लोग इस मोबाइल का गुलाम नहीं बनेंगे, हम लोग इसको चलाएंगे, जब तक ये हमको नहीं चलाएगा तब तक सब ठीक है। साहिब ये आपने ठीक कहा, पर आज जो इन्फॉर्मेशन और ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, महाराणा प्रताप जैसे वॉरियर को लेके भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज आती रहती है, चाहे वो किताब पे हो कुछ हो। एज ए कस्टोडियन ऑफ दैट लेगेसी, हाउ डू यू डील विद इट? और किस तरह का एक प्रेशर रहता है उस लीनिएज को कैरी करना, हर किसी बात पे हर किसी को करेक्ट करना? नहीं, देखिए सबसे पहली बात, मैं एक चीज़ बहुत ही खुले तरीके से और इससे खूबसूरत मंच और इससे बढ़िया आवाम मेरे को मिल नहीं सकता था इस बात को कहने के लिए। सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ कि ये भाग्य की बात होती है कि हम लोग कहाँ पैदा पैदा होते हैं। ये मेरे लिए जो है निजी तौर के ऊपर एक सौभाग्य की बात है कि उनका खून, उनका अंश मेरे अंदर जो है वो कहीं न कहीं दौड़ता है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहली बात तो कि हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम लोग इन आने वाले समय के अंदर इन चीज़ों को कैसे जो है वो देखेंगे। इसको जब तक हम लोग जो है इस चीज़ को हमारे अपने आप को जो है वो नहीं चलाने देंगे, तब तक ही जो है वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ सकती है। हम लोग जो है वो देखिए एक बैलेंस आज की तारीख के अंदर 21वीं सदी के अंदर जो है वो होना बहुत सख्त ज़रूरी है। इसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बात आ रही है, लोग अब इंफॉर्मेशन डिटॉक्स की बातें करने लग गए हैं कि आज की तारीख में जानकारी हमारे को कितनी अंदर लेनी है या कितनी नहीं लेनी है, ये आज हमने तय करना है। और वही मैंने आपको पहले निवेदन किया और गुजारिश यही करी कि जब तक हम इसके गुलाम नहीं बन रहे हैं मोबाइल के, और मोबाइल को हम लोग चला रहे हैं और वो हमको नहीं चला रहा है, तब तक जो है चीज़ सही पटरी पर है। तब तक चीज़ सही पटरी पर है। चलिए ठीक है। मैं इस महाराणा वाले टॉपिक पे अपना एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम बड़े चटकारे वाले शहर में हैं, तो अगर हम हिस्ट्री और उस पर ज़्यादा रह गए तो आपकी पर्सनालिटी के वो जो दिलचस्प पहलू है जो हमें आई बीन फॉर्चुनेट टू नो क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, सो दैट आई विल नॉट बी एबल टू शेयर विद इट। सर जब हम अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो आपने कहा कि आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि चूंकि हम एक डिजिटल एरा में हैं, इंफॉर्मेशन बहुत सारी आती है, इंटरनेट पे कई चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, तो आपने कहा एज कस्टोडियंस ऑफ दैट लेगेसी you would want to restrict that information to a certain level. You want people to experience Pratap more. What's the whole philosophy behind that? Because आजकल हम तो क्विक वाले ज़माने में हैं। आपने मना किया कि फ़ोन नहीं होना चाहिए, मैंने फिर भी निकाल लिया क्योंकि 4 क्वेश्चन तो इसी पे लिखे हैं। नहीं देखिए, आज मैं ये कह नहीं, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कहता कि इन्फॉर्मेशन जो है नहीं होनी चाहिए या मोबाइल नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग इसके इस्तेमाल को और इसके वक्त को कैसे जो है हम लोग पूरे दिन के अंदर कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को लेकर जो है वो मेरा एक सवाल ज़रूर है। बच्चे जो हैं वो आज की तारीख में उनके खेलने दौड़ने की उम्र है, नहीं तो विजन के नाम पे टेलीविज़न रह गया है और गेम के नाम पे वीडियो गेम रह गया है। और एक दौर हमारा था कि जहाँ पर हम लोग जाकर जो है वो मैदान में जाकर खेला करते थे। पिटाई इस वजह से होती थी क्योंकि 4 बज चुकी है और फिर भी घर के अंदर बैठे हैं। और आज आप देखिए कि वो पूरा सिलसिला ही जो है वो पूरी तरीके से जो है वो उल्टा हो चुका है। तो कहीं न कहीं जो है वो हमारे को खुद को इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक सवाल रहा प्रताप का, प्रताप एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लोग डिजिटली जी सकें।
वो एक ऐसी चीज है जो हमारे को आकर छूनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी। आज हम लाखों रुपए जो है, हजारों रुपए जो हैं अन्य दूसरी चीजों के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं, पर आज हम हमारी संस्कृति के बारे में सीखने के लिए किसी एक शहर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कितनी बड़ी आज की तारीख में एक शिक्षा है, कितनी बड़ी एक चीज़ है कि जाकर हम लोग देखें। और वो जो मैंने पहले निवेदन किया था, जो मैं कहना चाहता था कि आज की तारीख में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप केवल इकलौते मेरे या मेरे परिवार के ही नहीं है, इस पूरे देश के हैं। और वो सोच हम लोगों को कहीं ना कहीं लागू करनी पड़ेगी। जो गुण, जो सोच, जो दूरदर्शिता उनके अंदर थी, वो कहीं ना कहीं हमारे को हमारे जीवन पहलू के अंदर आगे ले जाएगी। और हम लोग अगर इतना संघर्ष नहीं कर सकते, आलस की हम अगर चरम पे अगर पहुंच जाएंगे, और अगर हम इतना संघर्ष नहीं कर सकते कि कहाँ पर वो जिए, कहाँ पर वो पले बड़े, किन जंगलों के अंदर उन्होंने किन जंगलों के अंदर वो भटके, क्या क्या त्याग, तपस्या और बलिदान का काम उन्होंने किया, और जो है वो एक व्यक्ति ने जिसने गुलामी को नहीं स्वीकार किया, जिस वजह से देश आज की तारीख में ये कहा जा सकता है कि मैं आज़ाद हूँ। भारत के अंदर जो है वो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी तरीके से कभी भी बाहरी लोगों का जो है राज कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति वो था, वो मौजूद था, जिसका नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप था। तो तो हम लोग आज जहाँ पे यातायात, जहाँ पर दुनिया जो है, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी कि छोटी होती जा रही है, आज आप फ्लाइट्स जो हैं, ट्रेन्स जो हैं, बसेस जो हैं, वो सड़कें जो हैं, वो इतनी और ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। देश और तरक्की कर रहा है इन चीज़ों को लेकर। और हम लोग अभी भी ये चर्चा कर रहे हैं कि हम मेवाड़ की भूमि या मिट्टी, जिसको लोग जो है वो पवित्र मानते हैं, अपने मस्तिष्क पे जो है वो लगाते हैं, जिन जगहों के लिए, जिस आज़ादी के लिए जो आज हम लोग जी रहे हैं और इतने अच्छी तरीके से जिसका आनंद दे रहे हैं, जिन लोगों ने इस चीज़ के लिए अपना खून, त्याग और तपस्या और अपने सरों का बलिदान जिन लोगों ने दिया, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को भी एक उस चीज़ की इज्जत करना और वहाँ जाकर इस चीज़ को दिखाना, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है, हम लोगों का धर्म भी बनता है। इससे मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत दो पंक्तियाँ पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की ज़रूर याद आती हैं, और संक्षिप्त के अंदर, मुख्तसर के अंदर कहीं ना कहीं वो बताएंगी कि मेवाड़ क्या है। और उस चीज़ को हम लोगों को जाकर, और उस भाव को जाकर हम लोगों को वहाँ महसूस करना बहुत आवश्यक है कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। तो जो धरती कभी बिकी नहीं, झुकी नहीं, आज हम उस जगह के ऊपर जाकर हमारा सम्मान झुककर अगर हम नहीं दे सकें, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास, अपने आप के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। खूब कहा साहेब। एक बात आपने भी शुरुआत में कही कि हमारे ज़माने में किताबें आप मुंह पे रख के सो जाते थे। ऑन अ लाइटर जेस्ट यू सेड, बिकॉज अभी हमारी बातचीत शुरू ही हुई है और आपने दो बहुत खूबसूरत कपलेट्स पढ़ लिए। कविताओं का आपको काफ़ी शौक है और आपकी लाइब्रेरी भी बहुत उम्दा है, और किताबों से बाकी लोगों का पढ़ने का मोह रहता है, आपको किताब में छपने का भी काफ़ी अच्छा मोह है। तो एक एक किताब आती है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसमें आपने 6 मरतबा अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। ज़रा ये ऐसा मैंने भी सुना, कहीं ना हाँ, कहीं तो देखा, पढ़ा मैंने। तो ये किताब पढ़ना ठीक है, हम सब पढ़ पाते हैं, पर किताब में छपना एक बड़ी बात होती है। तो ये किस तरह से आया? अब हम चर्चा को थोड़ा लेट्स ट्राई एंड गेट इनटू नोइंग लक्षराज सिंह मोर। देखिए, ईमानदारी से मैं एक बात बताऊं तो देखिए, कक्षाओं में बैठना मतलब जो है, वो जो माता पिता यहाँ बैठे होंगे वो मुझे क्षमा करेंगे, और जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं वो शायद अभी अपना ध्यान कहीं ना कहीं भटका लेंगे, नहीं तो वो माता पिता जो हैं कहीं ना कहीं मुझे यहाँ स्टेज पर आकर पकड़ेंगे। देखिए, बचपन के अंदर भी अगर कक्षा में भी बैठे रहते थे तो आंखें जो थी वो खिड़की के बाहर देखती थी, और जहनी और दिली तौर के ऊपर हम लोग खेल के मैदान पे ही हुआ करते थे। और एक ही जगह जो मेरे को थोड़ी सी ठीक लगती थी जब क्लासरूम से गुल होना होता था, तो वो थी लाइब्रेरी। तो एक तो आप स्टूडियस भी दिखते थे, और लोग जो है थोड़ी पूछताछ भी कम करते थे, और इत्तेफाकन जो है जब वहाँ बैठा करते थे, जो कोई डेली मैगजीन्स हुआ करती थी या कोई और दूसरी चीज़ें पढ़ने की होती थी, उनको ज़रूर मैं उठा लेता था। तो उसमें से एक किताब ऐसी हाथ में लगी जो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की थी, और जब मैं उनको पढ़ता था, मतलब तकरीबन उम्र 6, 7, 8 साल की होगी उस समय पे, और ये लगता था कि ये देखो इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। देखिए, लोगों ने अन्य अन्य चीज़ों के अंदर काम किया था, पर उस ज़माने के अंदर भी मेरे को जो समाज सेवा के अंदर किसी ने काम किया होता या कोई अन्य दूसरी चीज़ों के अंदर काम किया होता, वो हमेशा प्रेरित करती थी कहीं ना कहीं। और मैं भी सोचता था कि देखिए, काश कभी मैं इस किताब में छप सकूं।
ये एक 7-8 साल की उम्र से ये एक चीज़ दिल दिमाग में कहीं ना कहीं थी, और वो एक दौड़ था, सोच थी, और वो सिलसिला चलता गया, स्कूल भी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, पर वो मन में दिल दिमाग में कहीं ना कहीं था। और उसके बाद में जब यही कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हो या उसको चाहना बंद कर देते हो तो वो खुद ब खुद आपके पास चल कर आती है। और ऐसा ही सिलसिला फास्ट फॉरवर्ड करें कुछ 20-25 साल बाद, 30 साल बाद, तो वो चीज़ कहीं न कहीं खुद ब खुद मेरे पास चल कर आई। और हम लोग कुछ चंद दोस्त बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे, और फ़िल्मों के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। कई बार फ़िल्में अच्छी चीज़ भी करा देती हैं और चीज़ों को छोड़कर। तो उस समय पे जो है वो रोटी कपड़ा और मकान की जो है चर्चा हुई, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक डोनेशन ड्राइव के ऊपर कोई ना कोई काम किया जाए, तो कपड़ों के लिए। तो फिर उस हिसाब से जो है वो कपड़ों को लेकर एक गुजारिश करी, तो दोस्तों के बीच में शर्त लगी कि ये कितने कपड़े इकट्ठे कर लेगा। तो किसी ने कहा नहीं, 2,500 3,000 कपड़े तो ये इकट्ठे कर लेगा, नहीं नहीं, किसी ने कहा नहीं 5,000 तक तो कर लेगा। और फिर जब मेरी खुद की बात आई तो थोड़ा मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, तो मैंने कहा नहीं नहीं, 10-15 हज़ार कपड़े तो मैं इकट्ठे कर ही लूंगा। तो वो सोशल मीडिया की फॉलोइंग को लेकर और फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर, उन लोगों को लेकर, वो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और मेरी टांग खींचते थे, क्योंकि उन सबके जितने फॉलोअर्स थे और मेरे थे तो उसमें थोड़ा सा अंतर था। तो उस चीज़ को लेकर हमेशा मेरी जो है वो टांग खिंचाई होती रहती थी। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर डाला कि जिसके पास में भी व्यर्थ कपड़े किसी के पास घर पे पड़े हों तो कृपया करके मुझे दीजिएगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो लोग हैं वहां तक मैं उन लोगों को, सही लोगों को पहचाने पहुंचाने का एक प्रयास करूं। तो डाल दिया फेसबुक पे, रात गई, बात गई, खत्म हो गया सब कुछ। सुबह अचानक मेरे पास में 5:30 बजे जो है वो फ़ोन आता है, और उस समय पे कोई फ़ोन आता है तो या तो यही होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो या तो गड़बड़ी है। 99% आदमी यही मान के चलता है कि कोई ना कोई लफड़ा या लोचा हुआ है आज। तो उन्होंने कहा कि सर सेना का एक कोई ट्रक आया है। तो अब मैंने कहा भारतीय सेना सुबह 5:30 बजे दरवाजे पर खड़ी है, अब मैंने कहा कौन आतंकवादी जो है वो आया है या क्या मसला हो गया। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा मैं हाजिर होता हूँ, मैंने कहा बुलाइए बिठाइए। तो मैं गया वहाँ पर। सबसे पहला ठोस कदम अगर इस उस सोच के अंदर किसी ने उठाया था तो भारतीय सेना ने उठाया था। वो हमारे शहर की भारतीय सेना थी, और उन्होंने पहली बार में उनके जो पीस स्टेशन होने के कारण उनकी महिलाओं और बच्चों ने जो है वो 25,000 कपड़ों का जो है डोनेशन पहली बार में दिया था। ऐसे करके हमारा ये सफ़र शुरू हुआ, और वहाँ से करते करते जो है हम लोग 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख कपड़ों तक हम लोग पहुँचे। फिर मुझे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से गुजारिश करनी पड़ी कि इससे ज़्यादा मेरी बैंडविड्थ नहीं है, आप कृपया करके इस चीज़ को जो है फ़िलहाल आप इस चीज़ को रोकिए और पहले मेरे को इन कपड़ों का वितरण करने दीजिए, फिर हम इस चीज़ को भेजेंगे। खुशी इस बात की है कि कन्याकुमारी से कश्मीर और आसाम से लेके जैसलमेर तक हम लोगों ने कपड़े भेजे। डब्बे जो है वो पैक कर करके, जिनके पास में व्यर्थ कपड़े पड़े थे, मतलब एक पहाड़ बन चुका था दरवाजे के बाहर जो कपड़े वहाँ पर थे। और फिर मेरे एक दोस्त ने जाकर देखा कि भाई देखे तो सही कि किसने ये काम किया। तो जब वो देखा तो वो गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बन चुका था कि इतने कपड़े किसी ने भी पहले डोनेशन के लिए इकट्ठे नहीं करे। और आपके बाकी 5 कीर्तिमान भी फिलैंथ्रोपिक कॉज पे है। जी, सारे काम जो सारे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिले, खुशी इस बात की है कि वो जन सेवा के लिए थे। और ये आज की तारीख में हम सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि जन सेवा के लिए आज की तारीख में इस पूरी कायनात पर, इस पूरी पृथ्वी पर अगर किसी ने व्यक्तिगत तौर पे अगर ये रिकॉर्ड बनाया तो वो और कोई नहीं, एक भारतीय है। एक नंबर फिक्स किया है कि कितने करने? जब तक लोगों का प्यार मिलता रहेगा, जब तक लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब ये लोग चाहेंगे कि वो बंद हो जाए या सेवा का काम बंद हो जाए तभी होगा। बाकी सेवा का भाव और सेवा करने का जो एक सोच है वो 1500 साल से तो बंद हुई नहीं। उम्मीद यही है कि जो प्यार अभी भी मिल रहा है वो आगे भी हजारों वर्षों तक चलता रहेगा। साहब सिंपल से पूछूंगा, आपने ये अब चूंकि 6 कीर्तिमान किए, मेरे ख्याल से हमारे भौगोलिक क्षेत्र में, भारतवर्ष में या इस एरिया में तो ये सबसे ज़्यादा है। आपने फिगर आउट किया कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सबसे हाईएस्ट गिनेस रिकॉर्ड है कि यार अब एक ज़रा ये भी तोड़ ही लेते हैं? वही मैंने कहा, फिलैंथ्रोपी के अंदर तो और कोई नहीं है। ओवरऑल भी अगर देखा जाए ये तो वो मुकाम पार हो गया। तो एज यू नहीं, कीप सेइंग डोंट ड्वेल टू मच इन द पास्ट, तो आगे कुछ देखा नहीं वो मैंने या नहीं केसी ये सर अब को? ये अब आपने मेरे को एक सोच दी है। अब मैं जरूर मेरा मोबाइल निकाल कर जो है वो देखूंगा वो कि हमारे किसके पास केसी में। सर है, उन्होंने आई एम श्योर साहिब के सब चीज़ें देखते हैं, उन्होंने ज़रूर नोट कर लिया होगा कि अब ये अब वो सब लोगों के और अपने हाथ में ही है कि उस चीज को भी जो है वो ऊपर वाले ने चाहा तो उस चीज को भी जो है साहब आप पूरा हमेशा करेंगे। ये कहते हैं किताबें और आप उसको लाइटर नोट पे निकालते हैं, बट यू हैव अ वेरी रिच लाइब्रेरी एंड कैन यू जस्ट शेड सम लाइट ऑन द काइंड ऑफ बुक्स अदर देन द रिकॉर्ड बुक्स दैट यू रीड मोर?
बिकॉज़ ये शायरियाँ वैसे तो याद नहीं होती। नहीं देखिए, मेरे को किताबों से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का शौक है। देखिए मतलब जो है वो किताबें जो है वो उसके अंदर मेहनत भी बहुत लगती है और मैं उन लोगों की कदर भी बहुत करता हूँ और मेरे अक्सर दोस्त भी जो हैं वो साहित्यकार और लेखक और उन्हीं उसी क्षेत्र से ज़्यादा हैं। तो ये आप जैसे खुद भी इस बात को महसूस करते हैं, तो मेरा उन लोगों के साथ में उठना-बैठना, उन लोगों के साथ में बातचीत करना जो है मेरा काफ़ी रहा है और बचपन से बहुत रहा है और इस कला के क्षेत्र के अंदर मेरे को बड़ी दिलचस्पी रही है। तो कवि हुए मेरे, मतलब मैं इस बात को बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि श्री शैलेश लोढ़ा जो आज के तारीख के अंदर हम लोगों के इस देश के हिंदी कविता के एक जाने-माने जो कवि हैं, वो मैं उनको अपना एक बड़ा भाई मानता हूँ और वो भी मुझे एक छोटे भाई की इज़्ज़त देते हैं। आज उन व्यक्ति के साथ में बैठकर कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करना, सीखना, मैं ये मानता हूँ कि किसी प्रकार से किताब से कम नहीं है। आप लोगों के साथ में बैठना, जो एक साहित्यकार हैं, जो एक एक कलमकार हैं, उन लोगों के साथ में बैठना और जो उन लोगों का एक दृष्टिकोण होता है, मेरा ये निजी मानना है कि वो किताब से कई गुना बढ़कर है वो। अ, साहब एक और चीज़ पूछूँगा, अभी जैसे कॉन्वर्जेशन राणा साहब से होते हुए आपके रिकॉर्ड्स तक आई, और इससे पहले कि मैं राजनीतिक तरफ जाऊँ, एक एक सिंपल सा आपका एक बड़ा अनकहा पहलू है आज की टाइम में, जिस प्रदेश से हम आते हैं, इस क्षेत्र में भी रॉयल्टी का काफ़ी महत्व है। और मैं कई रॉयल से मिलता हूँ जो उस ठिकाने या घराने से या पदवी से नहीं होते जहाँ आते हैं। आपको जब देखा जाता है, मतलब जैसे मैंने अभी कहा, मुझे आज पहली बार रियलाइज़ हुआ कि आई एम गोइंग टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू अ प्रिंस एंड टॉकिंग इट अराउंड। और मैं आपके यहाँ पे भी आया, आपके इंटरव्यू में मैंने सुना कि आपने सौरभ को कहा था कि पिताजी की आँख ही बहुत होती थी, उसके आगे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके ऑफिस जब आते हैं तो आपके बच्चे जो हैं, आपकी बेटियां हैं, वो सबसे लोकल डायलेक्ट में बात करती हैं। कोई बड़ा आ जाए या बुज़ुर्गों, तो उनसे नमस्ते, पैर छूते हुए तक भी देखा है। एक रॉयल्टी के लिए, एक पर्सोना के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। और एंड यू वर ट्रीटेड एज अ सन, यू वर अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, हाउ इट इज़ टू बी अ पेरेंट एंड अ रॉयल इन टुडेज टाइम। देखिए, ये केवल मेरे लिए या मेरे परिवार के ऊपर ही नहीं, जितने हम लोग सब इस देश के जितने वासी हैं, संस्कृति हमारे को उतनी ही प्रिय होनी चाहिए। देखिए जब आपने भाषा की बात करी तो उससे मेरे ज़हन में, मेरे दिल दिमाग में एक बात आती है, कितनी खूबसूरत बात है, जो हमारी भाषा ही हमको समझाती है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। हर भाषा इंसान को बोलनी चाहिए और आनी चाहिए। खास तौर के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं या बहस होती है तो अंग्रेजी को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हम सबको बोलनी चाहिए, हम सबको आनी चाहिए। पर क्या इस कीमत पर आनी चाहिए कि हम हमारी खुद की भाषा को भूल जाएँ? हम हमारी खुद की ज़मीन की जो लोकल एक डायलेक्ट है, जो हमारा, जो मिट्टी से जो हम जिन चीज़ों से हमारा जुड़ाव है, उन चीज़ों को भूल जाएँ। और आप देखिए कि अपनी भाषाएँ इसका उदाहरण कितने खूबसूरत तरीके से देती है। अंग्रेज़ी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, ज़ेड फॉर ज़ीरो पर जाकर ख़त्म हो जाती है। हिंदी भाषा को आप देखिए, अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर ख़त्म होती है। अब ये सफ़र हम लोगों को तय करना है या नहीं करना है, ये चीज़ तय हमको ही करनी पड़ेगी। और जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इससे अच्छा तोहफ़ा, इससे अच्छी कोई सिखलाई, इससे अच्छी कोई सीख हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ी को दे नहीं सकते। ऐसा मेरा जो है एक पिता होने के नाते जो मैं सोचता हूँ या मानता हूँ, क्योंकि आज से 30 वर्ष पहले इन चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि माहौल ही वही था, होता ही यही था। चाहे घर का खाना हो, चाहे घर की भाषा हो, चाहे घर का लिबास हो, ये सारी चीज़ें बिना सोचे समझे होती थी। आज दौर ऐसा आ चुका है कि जहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर भी जो है वो हम लोगों को चर्चा करनी पड़ती है, अच्छा ये कि घर में किस भाषा में बात करेगी। तो परिवर्तन देखिए आप। तो ये कहीं न कहीं जो है ये हम लोगों को तय करना है और इससे ज़्यादा खुशी मेरे को मिल नहीं सकती कि जो लोग आज, हम लोग उस संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, पश्चिम की तरफ, जहाँ सूरज भी डूब जाता है। तो कहीं न कहीं हमें ये तय करना है कि जो है हम उगते हुए सूरज के साथ रहना चाहते हैं कि डूबते हुए सूरज के साथ रहना चाहते हैं। और हमारी संस्कृति अपने आप में ही इतनी गहरी है और इतना कुछ इस संस्कृति के अंदर जो है वो छिपा हुआ है। आज अगर हम लोग इस विरासत को अगर आने वाले बच्चों को नहीं देंगे, अगर हम लोग खुद उस नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, तो फिर और कोई ज़िम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए हमारे अलावा। सर, आँख चलती है, आँख से अब काम चल रहा है या नहीं हो पा रहा? नहीं देखिए, अब मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूं वो अच्छी बात नहीं,
पर खुशी की बात यह है कि हाँ, एक हद तक जो है वो इन चीज़ों को लेकर वो खुद भी समझते हैं और मैं ये मानता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा गलती माँ-बाप की होती है और मैंने ये बात पहले कभी चुटकुले में बहुत वर्षों पहले कही थी, पर ये जितना वक्त निकलता जा रहा है उतनी ये बात सत्य होती जा रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अब स्कूल खुलना चाहिए तो पेरेंट्स के लिए खुलना चाहिए, क्योंकि वो लोग जब पैदा होते हैं ना तो बहुत समझदार पैदा होते हैं। हम लोग उनको जो है वो कूट-कूट कर जो है वो कुछ और ही उनके दिल में, दिमाग में, ज़हन में कुछ और ही जो है हम लोग जो है वो भरने लग जाते हैं। और जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है, हम लोग जो माहौल उनको देंगे, जिस तरीके से हम लोग रहेंगे, वो उसी चीज़ को देखकर सीखेंगे। तो आज मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ, किस लहजे में बात कर रहा हूँ, मैं मेरी माँ से किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेरे पिताश्री से किस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं उनके पैर छू रहा हूँ या नहीं छू रहा हूँ, ये बात कोई कह कर नहीं सिखाई जाती है, ये बता कर सिखाई जाती है। तो साहब अब बड़े सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, हमने फिलॉसफी हो गई, सब हो गया। राज परिवार और राजनीति का काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है। आप उस फैमिली से आते हैं जिन्होंने एक अरसों तक राज किया, अभी थोड़ा एक टाइम है, पर आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है अब वो काफ़ी बिल्डअप हो रही है। हमारे प्रदेश में भी आपकी हर पॉलिटिकल मीटिंग पे चर्चा होती है। कल आप यूपी के मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आए, तो क्या राजसमंद अब एक राज परिवार का कैंडिडेचर देखेगा? क्या लक्ष्य राज अब राजनीतिक तरफ रुख करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा-सा इसके अंदर पहले जाना चाहूँगा। मेरे को राजनीति की जो आप अपन चर्चा कर रहे हैं, अगर आप उस राजनीति की चर्चा कर रहे हैं जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल उस चीज़ के साथ में सहमति है और मुझे खुशी है उस बात की कि आज की तारीख में पहला प्रदेश जो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जाकर मिला, वो और कोई नहीं था, वो मेवाड़ था, जिसने 16 अगस्त को जो है वो दस्तखत करे और ये कहा कि हम इस आज़ाद भारत को बनाने में योगदान देना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं। उस राजनीति के अंदर हम लोग विश्वास रखते हैं और जो महाराणा प्रताप ने, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी, वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जो 15वीं या 16वीं शताब्दी के अंदर जिसको लड़ा गया था और स्वतंत्र शब्द को तब जन्म दिया गया था। तो उस चीज़ को लेकर तो हम लोग बिल्कुल जो है वो सहमत हैं और उस चीज़ को और उस सोच को जो है हम बिल्कुल जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इस देश को इस अलग दौर के अंदर 75 वर्ष होने जा रहे हैं, उसको लेकर और उस दौर को लेकर हमें उससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। और आज अन्य स्थानों के ऊपर जो लोग विराजमान हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनसे मिलना और उनसे बातचीत करना, उनकी सोच लेना और उनका वक्त हमें मिल जाना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो ये जो है वो उस दौर का और उस सिलसिले, अब आप लोग उसके ऊपर एक अलग रंग और अलग अमली जामा पहनाना चाहें, अलग दृष्टिकोण से देखना चाहें, उसमें मैं आपसे जीत नहीं सकता, मैं पहले ही हार मानता हूँ। नहीं, नहीं, हार मानने वाली बात नहीं है। ये आपने बिल्कुल संजीदा एक राजनेता की तरह इसमें अगर कोई देखिए वो मेवाड़ से भी जो लोग आए उनके हाथ ऊपर उठे। क्या लगता है साहब साहब की तरफ आएंगे? ये देखिए सर, आपके इलाके के एक ग्लिंट अलग आ जाती है देख के। तो मैं फिर से एक बार फ्रॉड करता हूँ सर। तो अभी रिसेंटली एक और मुलाकात हुई थी आपके ही महल में, जहाँ आपके इन लॉज थे जो भी पॉलिटिक्स से वाकफियत रखते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ दिग्गज नेता भी वहाँ थे। आपकी मुलाकातों के सिलसिले बढ़ते रहते हैं। कल आप योगी जी से भी मिले। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, राज पे कितने दिनों में दस्तक दी जाने वाली है? देखिए, मैं घुमा फिरा के सवाल का जवाब देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये मैंने आपको कहा कि जिस दहलीज पे मैं बैठता हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ, वो ईश्वर की अनुकंपा है और आप जहाँ जिन लोगों ने अपने दिलों के अंदर मुझे जगह दे रखी हो, उससे ज़्यादा जो है मैं और क्या उम्मीद करूँ। और वो लोग आते हैं, मिलते हैं, प्यार देते हैं और वो हमारा भी धर्म बनता है कहीं न कहीं कि उस चीज़ की कदर की जाए, उस चीज़ की इज़्ज़त की जाए। और देखिए, दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि दरवाजे खुले नहीं हैं, दरवाजे खुले हैं। और आज की तारीख में जो योगदान कर सकते हैं, मूल उद्देश्य क्या है? एक सेवा करने का। आज की तारीख में इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है? लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आज कर रहे हैं। ये आप लोगों को भी जानकर बड़ी खुशी होगी कि पहली बेटी की पाठशाला, बेटियों की, बच्चियों की पाठशाला उदयपुर के अंदर 1864 के अंदर खोली गई थी। आज से कोई 10 साल पहले या 20 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले नहीं, पूरे 150 साल पहले बेटियों को शिक्षा देने के लिए उदयपुर ने, मेवाड़ के अंदर हम लोगों ने महाराणा शंभू सिंह जी के द्वारा शंभू पाठशाला, जो आज भी जीवंत है, वो 1864 के अंदर खोली गई, जो आज भी केवल बेटियों के लिए ही चलती है।
तो आज की तारीख में जो सेवा करनी है, जो कार्य करना है, जो काम करने हैं, वो आज हम लोग कर पा रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। अब वो बात अलग है कि किस रास्ते से, किस ज़रिए से किए जा रहे हैं, काम आज भी हो रहे हैं। चलिए, बिफोर आई ओपन दी हाउस टू क्वेश्चंस, एक लास्ट लाइन आपकी वेबसाइट पे एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, और जो आपने अभी युवाओं को लेके एक दो बातें कही, तो आई कुड सी द वॉलंटियर्स नॉट वेरी स्ट्रांगली। आप उसमें लिखते हैं स्टार्ट लिविंग, क्रिएट अ लाइफ इन ट्यून विथ योर ड्रीम्स। इसमें फिर वापस आ जाता हूँ, व्हाट इज द ड्रीम दैट यू आर लिविंग, एंड व्हाट इज इट दैट यू एडवाइस पीपल, हाउ शुड दे क्यूरेट देयर लाइफ? देखिए सपना वो नहीं है जो रात को सोते वक्त आए, ये मतलब जो है वो मानता हूँ। सपना वो है जो रात को सोने नहीं दे, और वो आपको आपके लक्ष्य के ऊपर जो है वो रखे, और उसके ऊपर से जो है वो आपको कार्य जो है वो कराता रहे। और लोगों को अपनी ज़िंदगी जीना चालू करना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में मैं ये देखता हूँ कि हम लोग कहीं न कहीं इस भागा-दौड़ की ज़िंदगी में, जद्दोजहद की ज़िंदगी में, कहीं न कहीं किसी चौथे के ही सपने, या जो लोग हमको कहने वाले हैं, उन चीज़ों के सपनों के ऊपर हम लोग जाकर कहीं न कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। हमें हमारा लक्ष्य तय करना है। हमें ज़िंदगी के अंदर क्या करना है, जब तक वो चीज़ अच्छी है, जब तक वो हमारे घर परिवार, हमारे माता-पिता की इज़्ज़त और कदर करने वाली कोई चीज़ हो, हमारे ख़ानदान के, हमारे घर परिवार के, हमारे शहर के, हमारे देश प्रदेश का नाम रोशन करने वाली चीज़ हो, उस सपने को जो है हम लोगों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के अंदर विश्वास रखना, उसके अंदर अकीदा रखना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने कहा कि आज की तारीख में ज़िंदगी जो है वो अपनी है, और इस कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है ये। और उस खूबसूरत तोहफ़े की कदर करना हमारे को कहीं न कहीं जो है वो करके बताना पड़ेगा, और उसको जी के बताना पड़ेगा, और अपने लिए जी के बताना पड़ेगा। और मेरे को इससे एक चीज़ और दिमाग में याद आती है कि एक दोस्त सब की हम लोग चर्चा काफ़ी करते रहते हैं, और उस चीज़ को सब लोग जो है वो बाहर ढूँढते हैं। और मैं उसको ये देखता हूँ कि दोस्त का जो मायना है वो ये है कि सारे दोषों को हरण करने वाला, और वो जो है वो कोई और नहीं करेगा, वो हमको ही करना है। हम लोग देखते हैं, अरे ये मेरा दोस्त है, तो मैं मेरा ठीकरा इसके सर पे फोड़ देता हूँ, या मेरा दुखड़ा जो है वो इसके सर पे डाल देता हूँ, चाहे वो अपने माता पिता हो, करीबी दोस्त हो, कोई भी हो। जितने दोष हैं या जो चीज़ें हमारे जीवन के अंदर सही तरीके से नहीं चल रही हैं, उनको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसी तीसरे की नहीं है, उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी हमारी है, और उस चीज़ के ऊपर और उस नक्शे कदम के ऊपर चलना हमको है। और जब तक हम उस चीज़ों को पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं करेंगे, और हम लोग ये सोचेंगे कि किसी और से अपेक्षाएं अपने कर्मों की हम लोग रखेंगे, तो उस चीज़ के अंदर जो है वो काम नहीं चलेगा। तो नियत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं, उसके घर में मथुरा काशी है। बहुत ही खूबसूरत। और वन लास्ट लाइन, व्हाट इज द ड्रीम दैट यू वुड लाइक टू लिव? वन लाइन आंसर, दिस इज समथिंग दैट यू नो आई फील सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, एंड देन आई ओपन द हाउस। अ, जो देखिए जो ज़िंदगी है उसके अंदर मेरे को जो है सीखने की एक बहुत लालसा है। मैं जो है चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, इंसानों को लेकर मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ। ये कुदरती दौर के अंदर हम लोगों को ईश्वर ने जिस तरीके से पैदा किया, ये हमारे लिए एक मतलब एक जो भी प्राणी बनकर इस पृथ्वी पे पैदा हुआ, ये भाग्य की बात हो गई। इंसान बनकर पैदा होना इस पृथ्वी के ऊपर, ये सौभाग्य की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक पूरी तरीके से समझने में मेरी एक बहुत जिज्ञासा है। तो आइडिया इज नॉट टू गो थ्रू लाइफ, बट द आइडिया इज टू ग्रो थ्रू लाइफ। तो कैसे हम लोग सब मिलकर जो है वो बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये एक सपना रोज के जीवन के अंदर जो है। आज मैं यहाँ आया, आपसे चर्चा हुई, लोगों से मुलाकात होगी, क्या मैं सीख कर यहाँ से वापस जाऊँगा, वो एक मेरे लिए ज़रूर एक आपने खुशी। सीखने की बात कही, तो मैं एक और फैक्ट शेयर करता हूँ कि आई हैव बीन प्रिविलेज कि आई कुड सी योर ऑफिस कपल ऑफ टाइम्स, और वहाँ पे आपका सीखने का एक बड़ा ही दिलचस्प शौक है जिसको आप बहुत क्लोज करके रखते हैं, वो ज़्यादा नहीं आता, वो है ट्रेन्स और वो हवाई जहाज़ उड़ाना। और मुझे नहीं लगता रेलगाड़ियों के बारे में कोई इतना गहनता से जानता होगा या उसके वो टूल्स बनाता होगा जितना आप जानते हैं। तो कैन यू शेड अ लिटिल मोर लाइट कि ये फैसिनेशन कहाँ से आया? सबसे पहली बात तो है कि अपने अंदर का, अपने भीतर का जो बच्चा है ना, उसको कभी नहीं मरने देना चाहिए। एक बार मेरे को क्या है, मेरे मास्टर ने बहुत जम के कूटा क्लास में, और क्या बहुत बात पेंसिल करते हैं, मतलब हाँ, उदयपुर में हुआ ये? नहीं हॉस्टल में, मेयो कॉलेज के अंदर। और पेंसिल बॉक्स भी ऐसा था कि उसकी शक्ल और मेरी शक्ल तकरीबन तकरीबन बाद में एक जैसी हो चुकी थी। और अब उसको मेरे पे रहम आ रहा था या मुझ पे, मेरे को उस पर ये अभी तक मतलब जो है ये एक असमंजस है मेरे दिल दिमाग के अंदर। और उस मास्टर ने मेरे को एक ही बात बोली कि अरे भाई बेटा, तुम पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो दुनिया तुम पर हंसेगी, अभी तो सिर्फ ये 30 बच्चे तुम्हारे पे हंस रहे हैं। तो तब मैंने प्रण कर लिया था कि मैं जो है इन 30 बच्चों का जो क्लासरूम है, मैं दुनिया को क्लासरूम बना दूंगा। मैंने कहा दुनिया हंसे या ये 30 बच्चे हंसे,
काम मेरे को वो करना है जो सही हो और जो अच्छा हो। कोई चीज़ मेरे से नहीं हो पाई, मैं दोबारा कोशिश करूँगा। ये कुदरत ने मुझे ताकत दी है कि जो है वो जो समस्या है वो मेरे से बड़ी नहीं हो सकती। मैं समस्या से बड़ा हो सकता हूँ, ये ताकत मुझ में है, ये इंसान के अंदर ये ताकत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो सोच और वो सीख कहीं न कहीं थी कि बचपन को और एक बच्चे को अपने अंदर और अपने भीतर नहीं मरने देने का। और वो एक ऐसा शौक है जो मैं पहले पहले वाले सवाल से वापस जोड़ूँगा उस बात को कि इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। अलग-अलग चीज़ों को पिछले 100 वर्षों के अंदर, 150 वर्षों के अंदर इंसान ने आज की तारीख में जो है वो चाँद तक पहुँच गया। आज वो जो उसने हवाई जहाज बना लिए, ट्रेन बना लिए, कितनी खुशी की बात है। जो आविष्कार हुए इंसान के द्वारा, वो उसको अगर कोई बैठे तसल्ली से उस चीज़ के ऊपर विचार करे, तो देखिए वो किसी भी प्रकार से बौने नहीं, बहुत बड़े-बड़े आविष्कार करें। और हालाँकि इसके साथ में मैं एक एक बात और बोलूँगा जो इस चीज़ के इसके खिलाफ जाती है, पर वो कहीं न कहीं वो भी एक सोचने का एक विषय है। आज हम लोग जो है वो मंगलयान भेज रहे हैं। हम जो है वो मंगल पर जो है वो जीवन ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। बस मैं लोगों से इतना कहता हूँ कि हम जो है वो जीवन के अंदर अगर मंगल ढूँढ लेंगे तो शायद परिस्थिति कुछ बहुत अलग खूब। होगी। उधर से साइन भी है। एनी क्वेश्चंस इन द हाउस? कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं। सर इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने अपना एजुकेशन मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़ से किया 2014 में। क्या बात है, सौभाग्यशाली हैं आप। बिल्कुल। तो उस समय हम सब दोस्त जब उदयपुर जाते थे तो एक सपना रहता था कि पहले इस विजिट में कभी आपसे या श्री जी से मुलाकात हो। तो आज मैं उनको यहाँ से फोटो भेजने वाला हूँ कि मैंने तो मिल लिया है। शुक्रिया। मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ जब मैं पहली बार चित्तौड़गढ़ किले में गया और वहाँ पद्मिनी जी, रानी पद्मिनी का स्टोरी सुना। और फिर उदयपुर किले में जब गाइड किया तो उसने पहला चीज़ बोला कि वी आर वाइट सिटी, स्पॉटलेस। जैसा आपने बोला कभी बिके नहीं, कभी झुके नहीं। तो इस पर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, जो ये थीम है कि तू भी राणा का वंशज है। नाउ वी टॉक अबाउट वन नेशन बट मेनी कल्चर्स। सो हाउ डू यू सी द रोल ऑफ द रॉयल फैमिलीज हैव इवॉल्व्ड? बिकॉज मैं बुंदेलखंड से आता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बुंदेलखंड का अंश है। आज मैं मालवा में हूँ, मालवा में मेरा परिवार रहता है तो वो अंश है। मैं मेवाड़ में पढ़ा हूँ तो मेवाड़ का अंश है। बैंगलोर में काम करता हूँ तो मैसूर का अंश है। सो आई एम मल्टी कल्चरल बट आई बिलोंग टू दैट वन नेशन। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत चल रहा है उसमें भी मल्टी कल्चरलिज्म की बात चल रही है। तो हाउ डू रॉयल फैमिलीज लाइक यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हमारा मेवाड़ का अंश है वो हमारी नई जनरेशन जो देखना नहीं चाह रही, पढ़ना नहीं चाह रही, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू फ्लिंग करना चाह रही है, वो उस चीज़ को समझें, पढ़ें और दे टेक प्राइड ऑफ दैट। सो माय क्वेश्चन इज ऑन दैट। थैंक यू। नहीं, मैं देखिए इसका जवाब अगर आप ढूंढेंगे पहले की चर्चा में तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए आज की तारीख के अंदर जहाँ तक रॉयल फैमिलीज का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये देश आज़ाद है और हम लोग उतने ही इस देश के नागरिक हैं जितने आप लोग सब हैं और हम लोग सब हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं हो सकती। जो त्याग, तपस्या और बलिदान परिवार ने दिया वो इसी दिन के लिए दिया कि इस स्वतंत्रता का जो है वो हम लोग आनंद ले सकें। और अब जिस प्रकार से देश और दुनिया आगे बढ़ रही है वो एक खुशी की बात है। पर उसके अंदर जहाँ तक अपने मूल जो एक बात आएगी वो मैं वापस यही कहूँगा कि जो कार्य आज हम लोग कर रहे हैं, इस देश के अंदर जी रहे हैं, चाहे आप मालवा में हो, चाहे आप बेंगलोर में हो, चाहे आप मेवाड़ में हो, आप अपने स्वाभिमान के साथ जब तक आप समझौता नहीं कर रहे हैं, आप डाइवर्सिटी जो है वो देश की पहचान आज से 500 साल पहले भी थी, 1000 साल पहले भी थी और आज भी है। तो वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है वो। तो वो इस चीज़ को एक नए दौर के अंदर हम लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं वो हर व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। और जहाँ तक उस जो एक बात इस चीज़ के अंदर पूरे तरीके से बीच में से निकलती है वो यही निकलती है कि भाई हमारे को जो है किसी भी प्रकार से कोई गलत दायरे पे या कोई अपने स्वाभिमान या अपने ज़मीर के साथ में हम लोग समझौता नहीं करें। बाकी जिए कहीं पे भी, करें कुछ भी और सम्मान सबका करके चलें अपन। सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट बीइंग अ कॉमनर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, आपकी रॉयल लाइफ हम नहीं एंजॉय कर पाते, सिटी पैलेस में रहना, घूमना। पर सर ऐसा बहुत कुछ होता है जो आप भी मिस करते हैं, जो हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। सो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप सामना करते हैं बीइंग अ सेलेब, बीइंग अ रॉयल प्रिंस? क्यों अलग अलग कर रहे हैं मैम, जो है क्यों फाड़ कर रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है कि आधे काम जो है फिल्में जो हैं वो करके दिखा देती हैं और अन्य दूसरी चीज़ें जो हैं वो ज़हनी तौर पे और दिली तौर पे ये
दो अलग अलग चीज़ें जो हैं आपके दिल दिमाग में डाल देती हैं, ऐसा जो है वो मेरे को नहीं लगता कि कुछ है। अभी बैठकर जब पहले भी चर्चा हो रही थी, वो यही हो रही थी कि जो शाम का स्ट्रीट फूड की जो जगह है वहाँ पर मेरी जाने की इच्छा थी, तो वो जवाब मेरा साहिब ने ही दिया कि तो आप यहाँ पे जा पाएंगे क्या? तो साहिब ने कहा कि ये तो उदयपुर में भी ठेले के ऊपर जाकर खाते हैं। तो मेरे को जो है वो, मैं बहुत ही ज़मीन से मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, और जिस इंसान को प्यार मिल रहा है और जिसको ये कदर मिल रही है, वो क्यों नहीं लेना चाहेगा? वो मूर्ख होगा जो मतलब जो है वो किसी से अपनापन, एक प्यार जो है वो नहीं लेना चाहता। और बाकी मैं इनको एक हद तक बहाना मानता हूँ कि अगर लोग नहीं जा पाते, ये एक एक्सक्यूज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मेरे को नहीं लगता कि क्या कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जिसको मैं अभी तक मैंने चाहा और मैंने नहीं किया हो। नहीं पर सर, इनका क्वेश्चन गैर वाजिब नहीं है। मैं आपके महल में पहली बार मिलने आया और गलती से मैंने गेटमैन को सिर्फ इतना कहा मुझे लक्षरा जी से मिलना है, जो नज़र थी। अगर वो 47 से पहले होती तो मेरी गर्दन लटकी होती वहाँ। So you know, I can understand her question that you know being a royal comes with a या lot तो of मैं बहुत बदनाम हूँ या मैं बहुत मशहूर हूँ, दोनों में से इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं। पर ये देखिए ना, आप दूसरा उदाहरण भी आपके सामने कि देखिए, जो मोहब्बत है, जो कदर है, जो इज्जत है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग में ये रहता है कि हम लोग उसकी तरफ पूरे तरीके से जिम्मेदार रहें, और हम लोग उनकी जो एक ख्वाहिश है जिसके अंदर वो आज हमें भी उस जिन आंखों से देखते हैं, जिन जिम्मेदारी से हमको देखते हैं, उस चीज़ को हम करें। देखिए सर, किसी को इज्जत देना, वो जो आदमी या व्यक्ति विशेष जो इज्जत देना चाह रहा है, कद्र देना चाह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि उस कद्र को हम लोग स्वीकार करें और उस कद्र की कद्र करें। चलिए बढ़िया। चलिए सर, ये दोनों जन है, एक काम करें, शॉर्ट सा क्वेश्चन रख ले। ये मेवाड़ से आया हुआ क्वेश्चन भी एक वेट कर रहा है, और वाह, चलिए पूछिए। हेलो, हुकुम। मेरा नाम प्रवर है। पहला वर्ड ही वही आ रहा है, ये या पहला शब्द ही सर, यही है। उसको आप मेरा सम्मान के तौर पर लीजिए। आपको एक रोल मॉडल के देखिए, रूप में अकड़ देखता जो हूं। है वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मेरे को ये बताइए कि मेरे सामने जो है वो अकड़े हुए लोग नहीं, जिंदा और विनम्र लोग बैठे हुए हैं, तो जो वो सम्मान दे रहे हैं उसकी हम कदर करेंगे। हुकुम जब आए थे तो पहली बार पोस्टर वो बता के बोला था, तो उन्होंने इशारा करना बड़ी बात समझा मैंने। एक जो लिगेसी है बप्पा रावल जी की, राणा सांगा, राणा कुंभा। सर आप क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रख लें। एक कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो अलग से अपन कर लेंगे सर। अलग से परमिशन नहीं दे रहे, इसलिए आपके पास। मैं मिल लूंगा। मैं मिल लेंगे अभी आपका। अगर आप कविता पढ़ना चाह रहे तो बाद में कोई सवाल है? बिल्कुल। ये मेवाड़ का एक सवाल है भाई, ये नहीं तो जाने नहीं देंगे दोस्त। इनके बाद आप पूछ लेना, एंड देन वी लैंडेड। खम्मागड़ी सर, नमस्ते। नमस्कार। सर सिंपल सवाल है, आपका नाम में वो बात है, उसके अलावा लक्ष्य और धर्म की बात हुई, बार बार ये शब्द उपयोग में आए, तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, यूथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक रॉयल फैमिली और रॉयल्टी के लिए करंटली आपके लिए आपका लक्ष्य क्या है और आपका धर्म क्या है? ये तो मैंने यहाँ बोर्ड लगा था ना कि पेचीदे सवाल पूछना मना है। नहीं देखिए सर, आज की तारीख में मैंने जैसे पहले भी कहा, लक्ष्य यही है कि सर जितना जिंदगी के अंदर इंसान आगे बढ़ता है उतना सीखते हुए आगे बढ़े। और धर्म यही है कि काम सबके साथ में वो करें जो अच्छा हो, किसी के साथ में बुरा ना करें, और जाने या अनजाने में भी किसी के साथ में बुरा ना हो। और जो अंश हमारे अंदर है, जिस चीज़ को हम लोग जीते जागते हैं, जिस वजह से आज आप लोग इतनी मोहब्बत और इतनी कदर करते हैं, उसके अंदर हम लोगों से कभी भी कोई जो है वो चूक ना हो, कोई गलती ना हो। और जो हमारे पुरखों ने जो काम किया है 1500 साल से, जो वो करते हुए आए, जो नाम, जो काम और जो कर्म ज़मीन पर जितने वो हुए हैं, उन चीज़ को हम लोग बरकरार रखें। कोशिश यही करें कि उसके अंदर हम इजाफा करने की कोशिश करें, क्योंकि बाकी अगर आप वैसे हमें पूछे तो शायद हम उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। पर कोशिश ये करते हैं कि हम लोग उस चीज़ के अंदर जितना जोड़ के रख सकें, जितना उस सोच को आगे बढ़ा सकें, वही काम और वही प्रयास जो है वो रहता है। साहब समय पूरा हो गया, पर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ, एंड देन वी एंडेड। हुकुम, मैं दंडवत करता हूँ। मेरा छोटा सा सवाल है कि हम जैसे हजारों युवा आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हम जैसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिसे हम जिए और जिसको लेकर हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े? कि सोच को इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर होने लग जाएं। थैंक्स साहब, थैंक्स अ लॉट।